का स्वागत करता हूं इस नए चैनल पर। दोस्तों, मैं मोहन गुप्ता। पिछले 2 वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसका आज तीसरा पार्ट है और वो है जो संडे के दिन मदर्स एजुकेशन हब में ऑफलाइन टेस्ट होते हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर के। दोस्तों, 2 वीडियो के सॉल्यूशन मैंने पहले भी डाले। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उनको जरूर देखिए। और जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो पहले वीडियो देख चुके हैं, उनमें 2 तरह के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। एक वो जिन्होंने टेस्ट दिया है और एक वो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। दोस्तों, जिन्होंने टेस्ट दिया है वो उनको तो अपने हर क्वेश्चन का एनालिसिस करना ही है, लेकिन साथ में जिन स्टूडेंट ने इस टेस्ट को नहीं दिया है वो हर क्वेश्चन को पहले पोज करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। हो सकता है कि अधिकतर क्वेश्चन आपके सही हों, लेकिन अगर 1-2 सवालों में भी आपको सीखने को कुछ नया मिले तो आप लोगों को जरूर सीखना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन की नंबरिंग ठीक वैसे ही है जैसा कि टेस्ट में दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 मतलब हमारा पहला क्वेश्चन है। एल्जेब्रा का हमें क्वेश्चन दिख रहा है या सिंप्लीफिकेशन का भी हम इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। मैं आपसे यहां पर एक बात जानना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, कभी भी अगर आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब आपके पास x प्लस वाई और x इंटू वाई का मान होना चाहिए। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो दोस्तों, x प्लस वाई की वैल्यू, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी इनको जोड़ना होता है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 6 दूनी 12/4 करेंगे 3। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, तो फिर आप कैसे करेंगे? दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 1 4 इसका एलसीएम हो गया। और जब दोस्तों ये टर्म ऊपर जाएगा तो ये होल स्क्वायर बनेगा और ये टर्म ऊपर जाएगा तो होल स्क्वायर बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो आप देखेंगे ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू भी आ चुकी है और x इंटू वाई की वैल्यू तो हमारे पास 1 थी ही थी। तो दोस्तों, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। लेकिन दोस्तों, साथ में प्लस एक्स वाई भी है तो 2 हट जाएगा, केवल माइनस का एक्स वाई रह जाएगा। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 3 रख दूं तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 रख दूं तो एक्स वाई की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा वैल्यू आएगा 8, ऊपर की तरफ वैल्यू आएगी 8। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब मैंने नीचे की वैल्यू निकाली भी नहीं, मैं आपको निकाल के बता दूंगा। दोस्तों, अगर ऊपर की तरफ वैल्यू 8 आई है तो आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर की वैल्यू अगर 8 आ रही है तो क्या 5 या 3 बन सकती है? 8 को काट के क्या हम 5 या 3 बना सकते हैं? नहीं, केवल 4 बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूं कि नीचे की तरफ जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy करेंगे, और एक xy पहले से है तो माइनस का 2 और माइनस का 1 मिला के माइनस का 3xy हो जाएगा। दोस्तों, x प्लस वाई की जगह अगर मैं 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, xy की जगह 1 रखूं तो ये 3 होगा, तो ये बन गया 6। 8/6 को काट के हम 4/3 लिख सकते हैं। लेकिन हमको एग्जाम में ये नहीं करना है। हमने जैसे ही 8 देखा और एक ही ऑप्शन में हमें दिखा ऊपर 4, तो हमें ऑप्शन को यूज करना है। दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम के अंदर भी ऑप्शन आएंगे, आप उनको बखूबी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्राइंगल का बेस उस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका विकर्ण इतना है। दोस्तों, अगर स्क्वायर का डायगोनल 9√2 है, इसका मतलब उसकी साइड 9 होगी, क्योंकि डायगोनल √2 गुना होता है। और अगर स्क्वायर की साइड 9 है तो उसका पेरीमीटर, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है, तो 9 4 जा 36 के बराबर हो गई। मतलब हमें ट्राइंगल का जो बेस है वो हमें दे दिया गया है 36। ट्राइंगल का बेस कितना दे दिया है हमें? 36। फिर बोल रहा है उस ट्राइंगल की हाइट उस स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 144 है। अगर स्क्वायर का एरिया
ए स्क्वायर होता है, अगर वो 144 है तो उस स्क्वायर की भुजा जिसकी बात कर रहा है वो 12 होनी चाहिए, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसका मतलब हमें हाइट जो है वो कितनी दे दी है, 12। बेस 36 दे दिया है, हाइट 12 दे दी है। हमसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया बताओ। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये कटेगा 6 बार, और 216 216 हमारा आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैंने मैथ्स विद मोहन गुप्ता जो चैनल है उस पर, और साथ साथ में मदर्स एजुकेशन हब का जो चैनल है, दोनों ही चैनल पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं जो मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल है उसके ऊपर 10 जनवरी के बाद में कुछ वीडियो डालना और कंटेंट पे शुरू करूंगा। जब तक आप लोगों को ये सीरीज जो मिल रही है जिसके अंदर एसटी का सोल्यूशन है, आप लोग उसको देखिए। इसके अंदर आपको पूरे मैथमेटिक्स का रिविजन करने का एक बहुत अच्छा ये हेल्प करेगा। हमारा क्वेश्चन है ये, और हमसे पूछा गया है इसका मान। दोस्तों 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है। 3 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है। दोस्तों मैं एक काम करता हूं ना, क्या इसके साथ में मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखेंगे 4 साइन स्क्वायर को 7 साइन स्क्वायर में से घटाएंगे तो 3 साइन स्क्वायर बचेगा, और 3 कोस स्क्वायर को 4 कोस स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस स्क्वायर बचेगा। आप देखेंगे कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के नीचे लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 इधर की तरफ आकर के क्या बन जाएगा, 1/3। तो दोस्तों tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 1/√3। मुझे बताओ कितने डिग्री पर ये वैल्यू हमें देता है। तो आप सबको पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान ये होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है। हमसे जो वैल्यू पूछी गई है उसमें अगर थीटा का मान 30 रखूंगा तो 30 का डबल 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री रखूंगा तो 2 थीटा का मान 60 डिग्री, और कोसेक 60 का डिग्री का मान 2/√3 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3। और अगर इन दोनों को ऐड करना है, हमें सम करना है, तो ये 9 और 4 13/3 13/3, क्योंकि 9 + 4 करेंगे 13/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जब भी साइन और कोस में इक्वेशन रहती है तो हम लोग जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, केवल एस और सी लिख लेते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का एवरेज 68 है। 11 नंबर्स का पहली 4 नंबर का एवरेज 78 है, अगले 4 नंबर्स का एवरेज 63 है, फिर आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों यहां पर सभी संख्याओं का एवरेज 68 है, और आप बताओ क्या ये 78 जो है वो उससे 10 ज्यादा नहीं हो गया। कितने नंबर पे, 4 नंबरों पे। 4 नंबरों पे 10 ज्यादा है, इसका मतलब 40 ज्यादा हो गया। और यहां पर अगर हम देखें अगली 4 नंबर का एवरेज 63 है, क्या ये 68 से 5 कम नहीं हो गया। और कितने नंबर पे, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, इसका मतलब ये 20 कम हो गया। तो अगर मैं इनका नेट चेंजेस देखूं, एक 40 बढ़ गया, एक 20 कम हो गया, तो मतलब 20 ये ज्यादा लेके बैठे हुए हैं, इनके पास 20 वैल्यू ज्यादा है। तो उन्होंने बोला 9वीं संख्या 11वीं संख्या से डबल है। देखो 8 नंबर तो हो चुके, तो बच्चे 9, 10 और 11। वो बोल रहा है 9वीं नंबर 11th नंबर से 11वें नंबर से डबल है, मतलब अगर ये x है तो ये 2x है। और 10वीं संख्या 11th से 4 कम है, जो 10वां नंबर है वो इससे 4 कम, मतलब x - 4 है। तो 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज, इन दोनों संख्याओं का एवरेज निकालना है। 2x + x/2 मतलब 3x/2 की वैल्यू हमें निकालनी है। दोस्तों हमको पता है कि सबका एवरेज 68 है, तो 9वीं 10वीं 11वीं संख्या का एवरेज अगर 68 होता तो उनका टोटल होना चाहिए था 68 × 3, जो अगर हम करेंगे तो आएगा 204। लेकिन हमने देखा कि ये 4 और 4 8 संख्याओं ने 20 नंबर ज्यादा लेके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये 20 नंबर कम होंगे। 184 ही इन 3 संख्याओं का टोटल होना चाहिए। इन तीनों का टोटल अगर हम देखेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 184। दोस्तों एसटी सीरीज के अंदर सिर्फ हम क्वेश्चन के बेहतरीन तरीके देखेंगे, यहां पर हम बेसिक का बात नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट जिनका बेसिक वीक है या जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़े, उनको लिए हो सकता है कि ये बात थोड़ी सी मुश्किल उनको लग रही हो, ये बात उनको समझ में ना आ रही हो। लेकिन दोस्तों ये सीरीज जो है वो केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए है, आपके क्वेश्चन के बेहतरीन मेथड के लिए। तो यहां पर ये बात हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मैं डिटेल्ड वीडियो जब मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल है उस चैनल के ऊपर डालूंगा, तो आप लोग पूरा टॉपिक को देखिएगा वहां पर।
तो यहां पर इन तीनों संख्याओं का टोटल ये आ गया दोस्तों। अगर ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 188, और 188 किसकी वैल्यू हो गई? 2x, 3x, 4x की। तो क्या x की वैल्यू ये हो गई है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गई है। और हमें ये x की वैल्यू आई है, हमें इन दोनों का एवरेज चाहिए था। क्या इन दोनों का एवरेज इनका टोटल करेंगे 3x/2 होगा क्या? मतलब हमें 3/2x चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हमको निकालनी होगी दोस्तों। आप यहां पर देखेंगे 4 से इसे काटेंगे, 4 चौका 16, 7 चौक 28, और 2 से अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 0.5 ही आ सकता है। किसी नंबर को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो या तो वो भाग पूरा पूरा जाएगा या 0.5 आएगा, बाकी 0.4, 0.6, 0.1 ऐसा तो कुछ आ नहीं सकता। तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस पे हमेशा अपनी पैनी नजर बना के रखो, ऑप्शंस आपका टाइम जरूर बचाएंगे। आप पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करते फिर 2 से डिवाइड करते ना, इतना कुछ करना ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता एक वस्तु का मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट देता है और 20% प्रॉफिट कमाता है। दोस्तों डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमपी पे। इसका मतलब एमपी का 25% कम कर दिया, मतलब 75% पे बेचा है। जो सेलिंग प्राइस है वो एमपी का 75% है, और फिर भी 20% कमाता है। प्रॉफिट किस पे अर्न होता है? सीपी पे। तो सीपी पे 20% कमा रहा है, मतलब 120% पे बेचा है। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहां से रेशो उल्टा हो जाएगा, 120 रेशो 75 हो जाएगा। किस किस का? सीपी का और एमपी का रेशो। हमारे पास नंबर बदल जाते हैं ना, ये आ गया। उसने कहा यदि वस्तु की कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाए, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाना है, इसका 10% 7.5, 20% 15, 15 बढ़ाएंगे 90 रुपए, नई सीपी हो गई। और उसके एमपी पे कितने परसेंट छूट दी जाए ताकि प्रॉफिट के परसेंटेज में कोई चेंजेस ना हो। इसका मतलब पहले अगर 20% प्रॉफिट कमा रहा था तो अभी भी वो इस पे 20% कमाना चाहता है। तो दोस्तों 90 का 20%, 9 दूनी 18 रुपए कमाना चाहता है, 108 रुपए में बेचना चाहता है। तो आप बताओ 120 की चीज को 108 में बेचेगा, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 12 रुपए का, 12 रुपए का, कितने पे? 120 पे, इनटू 100 करेंगे, आप देखेंगे ये कितना परसेंट आ गया? 10%। ये सारी चीजें लिखने की नहीं होती। 12 120 का 1/10 होता है 10%। लेकिन चलो बीच बीच में मैं बातें बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 56। इस सीरीज के अंदर सिर्फ हम क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करना चाहिए वही मेथड हम लोग देख रहे हैं। एक ट्रेन 400 किलोमीटर की डिस्टेंस एक इक्वल स्पीड से जा रही है। यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई होती तो उसी यात्रा को ट्रेवल करने में उसे 2 घंटे कम लगते। तो सामान्य रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना टाइम लगता? ये मतलब ये हमें नॉर्मल टाइम दिया हुआ है। तो अगर 2 घंटे कम लगते तो यहाँ 10 घंटे, यहाँ 6 घंटे, यहाँ 12, यहाँ 13 घंटे, और यहाँ 8 घंटे लगते। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 400 किलोमीटर की दूरी को इतने इतने घंटे में तय करे, तो उसकी स्पीड में 10 किलोमीटर का अंतर आ जाए। देखो दोस्तों 400 में 12 का भाग नहीं जाता, 400 में 6 का भाग नहीं जाता, 400 में 15 का भाग नहीं जाता, तो मैं सीधा टिक कर दूंगा डी को। बाकी आपको मैं चेक कराने के लिए बता देता हूं कि 400 किलोमीटर अगर 10 घंटे में चल रहा है, 10 में, तो उसकी स्पीड 40 है। और अगर यही 400 किलोमीटर वो 8 घंटे में चलेगा तो उसकी स्पीड 50 है। 10 किलोमीटर बढ़ना चाहिए था, बढ़ गया, यही हमारा आंसर हो गया। सिर्फ डिविजिबिलिटी के बेसिस पे हमने आंसर को टिक कर दिया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ओके, आप सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं एक अलग डायग्राम बना दे रहा हूं। यहां पर आप ये देख लीजिएगा, ये डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। और इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, एक तो ये दिया है, एक इन्होंने ये दिया है, ठीक है। देखो दोस्तों एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ। हमें क्वेश्चन में दिया है ईडी और डीएफ की लंबाई का रेशो 2:√3 है। ये 2 है, ये √3 है। और हमसे पूछा है डीएफ और एफसी का रेशो, डीएफ और एफसी का रेशो, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। ये रेशो हमको फाइंड आउट करना है, ये रेशो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है कि ये सारे एंगल 30 डिग्री के हैं, 30 डिग्री के।
दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये बात पता होगी, नहीं भी पता तो मैंने पिछले वीडियो में डाला है, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा कि 30 डिग्री का जब ट्राइंगल बनता है तो उसके पास वाली साइड बड़ी होती है और बड़ी करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये x है तो ये √3x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पिछले वीडियो में मैंने डाला हुआ है सोल्यूशन में, आप लोग देखिएगा। अब दोस्तों मुझे बताओ, अगर ये √3 और ये x है तो क्या ये पूरी साइड √3 + x हो गई है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गई है। और 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा √3 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मैं इसमें √3 का भाग दूंगा तो √3 में √3 का भाग दूंगा 1 आएगा, और x में √3 का भाग दूंगा x/√3 आएगा। दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है? क्योंकि रेक्टेंगल है तो इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूं। किस किस को? 1 + x/√3 को इक्वल कर रहा हूं √3x के। अगर ये टर्म उधर जाएगा तो x तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा √3, x इधर जाएगा तो माइनस का 1/√3 और ये वैल्यू बच गई है 1। आप देखेंगे √3 गुना √3 3, 3 में से 1 गया 2, 2/√3, ये हमारे पास x बचा हुआ है, ये वैल्यू 1 आ गई। तो क्या यहां से x की वैल्यू हमारे पास √3/2 आ गई है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई है। तो हमें इन दोनों का रेशो निकालना था। ये तो है √3 और इसकी वैल्यू है √3/2। तो दोस्तों √3 से √3 कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो रही है? ये √3x हो गया, ये √3 + x हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। ये हो गया 1/x/√3, बिल्कुल ठीक है। ओके 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 ओके, ये 2 है, हमने देखो इसमें लिया, हमने √3x के बराबर कर दिया, केवल इसको कर दिया, ये 2 तो हमने लिया ही नहीं, तो 2 भी तो हमको लेना था ना। यहां पर 3 आएगा ना, इस जगह 3 आएगा, इस जगह जो है 3 आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो गलती की है ना हमने। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3√3/2, 3√3/2। तो x की जगह अगर मैं 3√3/2 करूंगा तो √3 से √3 कट गया, 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई गलती हमने कर दी थी, हमने इस 2 को तो जोड़ा ही नहीं था। भाई ये पूरी लंबाई इस लंबाई के बराबर करेंगे ना, तो 2 + 1 ये हमको करना था, वो हमने नहीं किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में BC की लंबाई हमको दे रखी है 6, BC ये 6 हो गया। मैं आपके पास ST होगी, अगर आप लोगों ने ST दी है, नहीं है तो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BD की लंबाई, ये BD की लंबाई हमको दे रखी है 6√3 और हमसे पूछा है इसका एरिया बताओ। दोस्तों आप सभी इस बात को जानते हैं कि टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये एंगल ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया है। तो हम जानते हैं कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है और यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस साइड का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब BD का जो स्क्वायर होगा, BD की लंबाई कितनी है? 6√3, 6√3 का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा BC मतलब 6 गुना AB इसके। आप देखेंगे √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 से कटेगा 2 बार, √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 से कटेगा 2 बार, और 6 का स्क्वायर 36, 36 से 2 कटेगा 18 बार। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 18। उसने हमसे इस छायांकित भाग का एरिया पूछा है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से अगर इस छोटे वाले और इस छोटे वाले सेमी सर्कल को घटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया होता है ½ πr², तो हाफ और पाई तो कॉमन ले लो, और इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस, दोस्तों ये AB की वैल्यू आपके पास 18 आ गई है। मुझे बताओ क्या ये पूरा 24 हो गया? तो क्या इसकी रेडियस आधी 12 नहीं हो जाएगी? तो 12 का स्क्वायर ये बड़े वाले की रेडियस हो गई। माइनस करना है इस वाले को और इस वाले को। दोस्तों इसकी अगर डायमीटर 18 है तो रेडियस कितनी हो गई? 9, 9 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, और अगर इसका डायमीटर 6 हो गया तो रेडियस कितनी हो गई? 3, 3 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 144, ये हो गया 81 और ये हो गया 9, 81 + 9 कितना हो जाएगा? 90। इसको घटाएंगे 54, 54 का आधा करेंगे 27 पाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। दोस्तों बहुत ज्यादा बेसिक मैं इसमें नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है और अभी हमारे 8 ही क्वेश्चन हुए हैं, हमें अभी काफी क्वेश्चन बाकी हैं। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, मैं चाहता हूं कि जो आपको स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड आपको पता लगे।
दोस्तों हमको ये दिया है और हमसे ये पूछा जा रहा है, मैंने ये देखा कि ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू हमें कब मिलती है, जब हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। इसका मतलब आप ये देखेंगे कि सर आप तो ना इसकी वैल्यू पता कर लो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, अगर ये वैल्यू मिल गई तो ये वैल्यू तो मिल ही जाएगी, क्योंकि हम ए क्यूब माइनस थ्री ए का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो दोस्तों, एलसीएम आएगा एक्स प्लस थ्री, ये ऊपर जाएगा तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस वन है। दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू है, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स को एक्स प्लस फाइव एक्स में ब्रेक कर देता हूं और प्लस 10। दोस्तों आप सभी को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान हमें 5 दिया गया है। अगर ये वैल्यू 5 रख देता हूं तो 5 और 10 15 हो जाएगा, तो 5x प्लस 15 में 5 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा x प्लस थ्री और नीचे की तरफ भी x प्लस थ्री है, x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कट गया, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। और दोस्तों अगर इसकी वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, 5 दिया 15, 125 में से 15 घटाएंगे 110 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन। एबीसी ने इतने इतने रुपए लगा करके एक बिजनेस शुरू किया। ए एक्टिव पार्टनर होने की वजह से 20% प्रॉफिट अलग से प्राप्त करता है, रिमेनिंग प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड होता है। यदि सी को इतना प्रॉफिट मिला तो टोटल प्रॉफिट बताओ। दोस्तों 20% प्रॉफिट सबसे पहले ए को देना है, 20% को बोलते हैं 1/5। इसका मतलब 5 रुपए में से 1 रुपए तो ए को पकड़ा दो। अगर 5 रुपए टोटल प्रॉफिट है तो ए को 1 रुपए पकड़ा दो, बचे कितने रुपए, 4 रुपए, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। उस रिमेनिंग प्रॉफिट को इन्होंने पूंजी के अनुपात में डिवाइड किया है। दोस्तों इनका रेशो अगर आप देखेंगे तो आप सबको दिख रहा होगा, 3 0 3 0 3 0 कट जाएंगी, 5 से कटेगा 11, 13 एंड 15 बार। इसका मतलब इनको 11 रेशो 13 रेशो 15 के रेशो में डिवाइड करना है। तो दोस्तों यहां पर 4 को इस रेशो में डिवाइड करना है। अगर मैं इनका टोटल देखूं तो 10 20 30 39 है और ये 4 है, तो 4 को और 39 को सेम करना है, तो 4 को तो 39 से और 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशो सेम हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में सी का प्रॉफिट दिया है, आप यहां पर देखेंगे कि सी का प्रॉफिट हो रहा है 60। इसका मतलब जो 27,000 वैल्यू दी है वो आपको सी का प्रॉफिट मतलब 60 की वैल्यू दी गई है। और आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट, तो 1 की वैल्यू 60 से डिवाइड कर देंगे और टोटल प्रॉफिट दोस्तों 5 गुना 39, तो 5 इंटू 39 कर देंगे, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 13 बार, तो 13 5 जा 65 और 65 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, 65 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2, 27 5 जा 135, 13 कैरी करेंगे और 20, अच्छा 2 जीरो भी है, ध्यान रखना 2 जीरो मैं लास्ट में लगाऊंगा, मैंने केवल 27 लिए हैं, 2 जीरो हम लास्ट में लगा देंगे, इस बात को ध्यान रखना कैलकुलेशन करने के बाद। तो 135 में से 13 बचा, 162 प्लस 13 करेंगे तो 162 प्लस 13 175 और 2 जीरो लगानी थी वो लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइड करेंगे 8750, ये हमारा आंसर आ गया। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, ये बी बोर्ड मास रूल का एक सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। देखो यहां पर डिवीजन है तो 5 5 25 और 4 29, 29/5 है और ये 14 दूना 28 और 1 29/2 है, पर डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/29 हो जाएगा। आप देखेंगे ये कट गया, इसका मतलब 2/5 इसकी वैल्यू हमें मिल गई है और बाहर की तरफ कौन बैठा है 15/4, तो 2/5 को हम 15/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे 5 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 2, 2 से कटा 2 बार, 5 से कटा 3 बार, तो 3/2 वैल्यू यहां तक हमें मिल चुकी है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां माइनस का साइन है और 3 3 9 और 2 11, 11/3 और माइनस करना है हमें 3/2 को, 3/2 को। तो आप देखेंगे ये हो गया 22, ये हो गया 9, 22 में से 9 जाएगा 13/6, हमें वैल्यू मिल चुकी है,
यहां तक की, और इसमें प्लस किया गया है इसको 24/29/6 को। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये हो गया 32 42/6, और 42 में 6 को डिवाइड करेंगे 7 बार डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्गमूल के अनुरूप प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है, मतलब जितना उसका वेट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हीरा 4 भागों में टूट गया और टूट के उनके वजन का रेशो ये है। दोस्तों अगर वजन का रेशो है तो उसके प्राइस का रेशो तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वो कह रहा है कि जो प्राइस जो है ना वो उसके वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जितना वजन रहेगा उसका स्क्वायर कर लो, उसी प्रोपोर्शन में रेट बढ़ेगी। तो उसने बोला यदि हीरे का कुल मूल्य 70,000 रुपए का नुकसान हुआ तो हीरे की प्रारंभिक। दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं तो अलग अलग वजन तो इतना है, लेकिन टोटल वजन अगर हम इसका देखें तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 वजन था। इसका मतलब इसका भाव स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 10 का स्क्वायर 100 के रेट में था, लेकिन अब वो प्राइस जो वो अलग अलग होकर के इतना हो गया। अगर मैं ये देखूं तो 16 और 9 25 और 4 29 30। जो प्राइस पहले 100 था वो अब 30 हो गया, तो नुकसान कितने का हो गया 70 का, और 70 का नुकसान 70,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू 1000 हो गई और 100 की वैल्यू 100,000 हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। दोस्तों मैं आपको इस बात को फिर से समझाता हूं एग्जाम्पल से। जैसे वो कह रहा है कि अगर 3 किलो का हीरा है और इसके 2 टुकड़े हो गए, एक 1 किलो का, एक 2 किलो का, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर 3 किलो का हीरा था तो उसका प्राइस 3 का स्क्वायर 9 रुपए था, और अगर 1 किलो और 2 किलो का हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसका मतलब अब उसका टोटल मूल्य 5 रुपए ही हो गया। इसका मतलब 9 रुपए की चीज 5 रुपए की रह गई टूटने के बाद। तो यहां पर आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क का एक सवाल मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 आवर काम करते हुए 16 मैन 10 दिन में किसी काम को करते हैं। तो एमडीएच फॉर्मूले से घंटे ऊपर की तरफ आते हैं, 16 मैन पावर भी ऊपर आती है, 10 दिन में काम करते हैं, दिन भी ऊपर आते हैं। तो बोल रहा है कि बताओ 24 मैन 8 घंटे डेली काम करते हुए उस काम का 80% का मतलब पहले अगर 100 काम था तो अब काम केवल कितना काम है 80 काम कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने मान लिया x दिन में करेंगे और इसको इक्वल कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एमडीएच में केवल वर्क नीचे आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर आती हैं। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 8 से 8 कटा, 6 से 4 बार कटा और 4 से 4 बार कटा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 दिन। और बचा हमारा आंसर ही है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कोस थीटा का मैक्सिमम मान ही 1 होता है और इन्होंने कहा है कि इन तीनों का टोटल 3 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1। बताओ कितने डिग्री पर होता है 0 डिग्री पर। इसका मतलब ये तीनों एंगल 0 डिग्री हैं। कौन कौन से, θ1 θ2 θ3। और अगर ये 0 डिग्री है तो बताओ साइन 0 का मान हर बार क्या होगा 0। तो 0 + 0 + 0 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 अंकों वाली एक संख्या हमें दे रखी है, वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों 7 गुना 11 गुना 13, 7 × 11 × 13 बराबर होता है 10101। सॉरी 1001, 1001। और 1001 की क्या खास बात होती है, इसको आप किसी भी 3 अंकों के संख्या से गुणा करोगे ना तो ये ही संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं 1001 को 479 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 479। इसका मतलब कभी भी अगर यहां पर 479 है और अगले 3 डिजिट XYZ दिए हैं तो इसका मतलब XYZ और कुछ नहीं 4, 7 और 9 ही है। तभी 7, 11 और 13 का भाग जाएगा। तो उन्होंने पूछा है y + z भाग x, तो y + z इन दोनों को जोड़ना है और x मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो 16 में 4 से डिवाइड करोगे 4 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेंटर O वाले एक सर्कल का डायमीटर AB। देखो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये विजिबल है, दिख रहा है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा यहां पर। उन्होंने कहा है कि ओ सेंटर वाले एक सर्कल, तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं यहां पर, ये सर्कल बना लिया। इन्होंने कहा है कि इसका डायमीटर AB को एक बिंदु P तक इस प्रकार बढ़ाया है
इसका डायमीटर ए बी है, उसको हमने पी बिंदु तक बढ़ा दिया, तो ये ए बी डायमीटर है, इसको हमने पी बिंदु तक बढ़ा दिया। यह डायमीटर ए बी और कहां तक बढ़ा दिया, पी तक, ताकि ओ इसका सेंटर दिया है तो ये ओ सेंटर हो गया। इन्होंने कहा है पीओ की लंबाई, पी से लेके ओ की लंबाई 16.8 है, 16.8। फिर बोल रहा है कि पी क्यू आर एक सेकेंड है जो सर्कल को क्यू और आर पर काटती है, तो यहां से पी क्यू आर एक सेकेंड खींची गई है, मतलब ये क्यू है और ये बिंदु आर है। ताकि पी क्यू की लंबाई 12 हो जाए, पी से लेके क्यू की लंबाई 12 हो गई है और पी आर की लंबाई 19.2, पी आर ये पूरा का पूरा हो गया 19.2 हो गया। तो हमसे पूछा गया है ए बी की लंबाई बताओ, ए बी मतलब सर्कल का डायमीटर, डायमीटर हमको बताना है, ये 2r की लंबाई हमको बतानी है। इसका मतलब जो ये ऑप्शन दिए ना वो ध्यान रखना 2r के दिए, रेडियस के डबल के दिए। देखो दोस्तों यहां पर हम एक रिजल्ट जानते हैं कि ये पूरा गुना पीए गुना पीबी बराबर पीसी गुना पीडी होता है। मेरे को ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये 16.8 दिया है दोस्तों, क्या ये रेडियस है? अगर ये पूरा 16.8 है तो ये बचेगा 16.8 माइनस आर। तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, ये पूरा यहां से यहां तक का 19.2 इंटू यहां से यहां तक का 12 बराबर होगा, यहां से यहां तक की लंबाई है 16.8 माइनस आर इंटू यहां से यहां तक की लंबाई है 16.8 प्लस आर, ये रेडियस है तो 16.8 प्लस आर। लेकिन दोस्तों अब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी आ गया वो तो ठीक है, लेकिन मुझे 168 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं बजाय इसके मैं एक काम करता हूं, मैं ऑप्शन से जाता हूं। अगर रेडियस का मान ये है 2, ऑप्शन जो है वो 2r के दिए हैं, इसका मतलब रेडियस इसकी आधी होगी, 7.1 हो सकती है, यहां पर 7.9 हो सकती है, यहां पर 7.6 हो सकती है या 7.2 हो सकती है। ऑप्शन में रख के चेक करते हैं। अगर मैं यहां 7.1 रखता हूं दोस्तों तो 16 और 7 23.9 होगा, जो कट नहीं रहा कहीं पर भी। अगर मैं यहां 7.6 रखता हूं दोस्तों तो 7.6 रखने पर ये 24.4 हो जाएगा, वो भी नहीं कट रहा। अगर मैं 7.2 रखता हूं दोस्तों तो 7.2 रखने पर ये 24 हो गया, 17 और 7 24, और 24 देखो 12 से कट रहा है, तो मुझे स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि r का मान 7.2 हो सकता है। क्योंकि अगर मैं 7.2 रखता हूं तो देखो ये 24 बन गया, और अगर मैं यहां 7.2 रखता हूं तो 7 घटाएंगे तो 9.6 हो गया। दोस्तों आप देखेंगे 12 से ये कटेगा 2 बार, और 2 गुना 9.6 19.2 ही होता है। तो मैं बजाय इसको पूरा कैलकुलेट करने के ऐसे करूंगा। अगर आपने इसकी कैलकुलेशन में लग गए दोस्तों तो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा चला जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को लर्निंग लेते हुए चलना है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। किसी धन पूर्णांक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 मिलता है। जब हमने किसी नंबर n को 7 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 2। तो इसमें किस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? बोल रहे हैं n+2। दोस्तों अगर ये 2 बढ़ेगा तो रिमाइंडर भी 2 बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 कहां होगा? n+5, अगर ये 5 बढ़ेगा तो ये भी 5 बढ़ जाएगा। बताओ 2 + 5 क्या हो गया? 7। और दोस्तों 7 से डिवाइड करने पर 7 तो बच ही नहीं सकता, आप वापस से 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर पहले 2 बच रहा था तो जब 5 बढ़ेगा तो 7 बचेगा, और 7 से डिवाइड करने पर 7 तो बच ही नहीं सकता, वापस से हम डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इतने रुपए की धनराशि 12% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से इतने साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ यदि 8 महीने के आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है? दोस्तों 8 महीने में 12%, अगर 12 महीने का ब्याज है तो 8 महीने का ब्याज तो 8% हो गया, 8 महीने का ब्याज 8% हो गया। लेकिन अगर हम टाइम देखें तो ये 1 साल का मतलब 12 महीने, और 1/3 साल मतलब 4 महीने, क्या ये 16 महीने हो गए क्या? तो आप मुझे बताओ 8-8 महीने के 16 महीने में कितने इंटरवल बनेंगे? 2 इंटरवल। इसका मतलब एक तरीके से आपको 8% की रेट से 2 साल का ब्याज निकालना है। तो कितने रुपए का निकालना है? 37,500 का। तो सबसे पहले आपको 37,500 का 8% निकालना होगा। देखो 37,500 रुपए का आपका क्वेश्चन अब केवल इतना सा बन गया कि इतने रुपए का इतने परसेंट से इतने साल का इंटरेस्ट निकालो। और उसका तरीका क्या होता है? पहले इसका 8% निकालो, तो 8 पर 1% ये हो गया, 8% गुना करेंगे, 8 × 5 = 40,
60, 24 6 30, 3000। और वापस से इसका 8% निकालो, 8 3 24, 240। और 2 साल के लिए नंबर होता है 21। बेसिक बातें आप सबको पता होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो 6240, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुधीर ने इतने रुपए का एक लैपटॉप, इतने रुपए का एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। 10% प्रॉफिट पर लैपटॉप, 5% प्रॉफिट पर प्रिंटर को बेच दिया। उसका प्रॉफिट बताओ। दोस्तों 10%, क्या इसका 10% 4200 रुपए हो गया? और 5%, 10% अगर 800 है तो 5% 400 हो गया। तो 400 प्लस 4200, इसका मतलब 4600 का उसका प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए पर? 42,000 और 8,000, 50,000 पर। ये कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखो, 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो, और इसको डिवाइड करेंगे 4200 और 400, 4600, 50,000, सही है। 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 46/5 करेंगे तो 9 and 1/5%। ये हमारा आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम में कुल n प्रश्न है। दोस्तों ऑलरेडी वीडियो की लेंथ लगभग 40 मिनट के आसपास हो गई है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सर सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कीमती टाइम जो आप पढ़ने के लिए देना चाहते हैं वो और बातों में निकले। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आप लोगों को एक प्रॉपर तरीका कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए, आपने किस तरीके से किए वो बताने के लिए। एक एग्जाम में कुल n प्रश्न थे। अजय पहले वर्ग में 25 में से 20 प्रश्न सही करता है, दूसरे सेक्शन में 60% प्रश्न सही करता है, और इस प्रकार टोटल एग्जाम में इतने अंक सही करता है। मतलब यहां पर पहले उसने 25 में से 20, इसका मतलब 4/5 प्रश्न उसने सही हल किए। दूसरे सेक्शन में उसने 60%, मतलब 3/5 सही हल किए। और 30 टोटल ओवरऑल दोनों में मिला के उसका एवरेज क्या रहा? 2/3 का एवरेज रहा। तो हम यहां क्या लगा देंगे? एलिगेशन। एलिगेशन लगाते वक्त आप चाहते हैं कि फ्रैक्शन बचे, तो देखो 5 5 और 3 का एलसीएम निकालो। तो 5 वाले टर्म को तो 3 से और 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 वाले को तो 3 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने पर ये फ्रैक्शन हट जाती है, अब आपके काम के नहीं रहे। तो आप देखेंगे 12 में से 10 गए, 2 बचेगा, और 9 10 का डिफरेंस 1 बचेगा। ये हमारे पास रेशियो आ गया क्वेश्चन का। पहले सेक्शन में 25 क्वेश्चन थे। उसने बोला है कि यदि सभी प्रश्नों के अंक एक समान हैं और गलत उत्तर देने पर कोई अंक कम नहीं किया जाता, तो परीक्षा में टोटल प्रश्न कितने थे? तो पहले वाले सेक्शन के 25 प्रश्न थे, तो एक की वैल्यू 25, दो की वैल्यू 50, तो दोनों में मिलाकर के टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्राइंगल एबीसी के अंतर्गत एक सर्कल बनाया गया है। एक हमने ट्राइंगल बनाया और उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया। ये हमने सर्कल बना दिया, ट्राइंगल एबीसी, सर्कल बना दिया। एबी, बीसी और एसी भुजाओं को ये आर पी क्यू पर स्पर्श करता है। आर पी क्यू पर स्पर्श करता है। फिर इन्होंने कहा ए क्यू की लंबाई 4.5 है, पीसी की लंबाई 5.5 है, और बी आर की लंबाई 6 है। तो पेरीमीटर क्या होगा? दोस्तों सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींची जाती है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। अगर यहां से ये 6 है तो यहां से इसकी लंबाई भी 6 होगी। यहां से इसकी लंबाई 5.5 है तो ये वाली लंबाई भी 5.5 होगी। अगर यहां से इस वाले टेंजेंट की लंबाई 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। तो अब आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इनको जोड़ के पेरीमीटर आ जाएगा। ये पूरा हो गया 9, ये पूरा हो गया 11, तो 11 और 9 20, और ये हो गया 12, 12 और 20 32, 32 हमारा आंसर। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है डी आई का क्वेश्चन। डी आई की मैंने टेबल यहां बना रखी है और 2 क्वेश्चन मैंने यहां लिखे हुए। देखो इसमें अलग अलग कारों के प्रोडक्शन को दिखाया गया है। तो इन्होंने पूछा है 2015 से 2017 के दौरान डी प्रकार की कुल प्रोडक्शन 2015 से 2017 के दौरान। तो देखो 2015 से 2017 के दौरान डी प्रकार की कारों का कुल प्रोडक्शन, तो डी प्रकार की कारें होगी 2015 से लेके 2017, ये वाला हो गया। 2014, 15, 16 और 18 के दौरान ई का बोल रहा है कौन कौन सा? 14, 15, 16, 18, मतलब 17 को छोड़ दिया, इनको ले लिया प्लस इसको ले लिया। ये कारों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है?
तो इसका टोटल इसके कंपैरिजन में कितना कम है। अगर मैं इनका टोटल देखूं, 5 को इधर चिपका दो तो ये 100 बन गया और ये हो गया 140। अगर मैं यहां पर टोटल करूं तो ये हो गया 100 और ये हो गया 100, 200। तो हमारा सवाल है कि कितना परसेंट कम है। अगर 60 कम है 200 पे तो 100 पे हो गया 30%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या कह रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये कह रहा है कि 2015 में सी प्रकार की और 2018 में ई प्रकार की कारों का, देखो 2015 में सी प्रकार की ये हो गई और 2018 में ई प्रकार की ये हो गई, इनकी कारों की एक साथ उत्पादन। फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखो, 2014 और 17 में कुल कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। 2014 और 17 में, 14 और 17 में ये वाला और 17 में, इसमें उत्पादन में कुल कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों इन दोनों का टोटल अगर आप देखेंगे तो यह है 102। वो 102 के बारे में पूछ रहा है और इन पूरे के परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है कि इन पूरे के परसेंटेज में कितना है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 2015 में सी और 2018 में ई प्रकार की कारों के कुल एक साथ उत्पादन, 2014 और 17 में कुल कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं इनका टोटल करूं और टोटल करके चेक करूं तो देखो हम टोटल करते हैं तो ये हो गया 5 और 3 8 और 8 16 और 4 20, 2 बचेगा 6, 8 और 3 11, 4 15 और 6 21, ये टोटल हो गया। यहां पर अगर हम टोटल करें 7 तो 7 14 और 6 20, 2 तो 2 यहां पर जोड़ेंगे 12 13 14 और 10 24 और 6 30, 300। तो क्या ये टोटल 510 हो गया क्या। तो पूछ रहा है कि 510 का ये कितना प्रतिशत है। दोस्तों आप देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 51 से 2 बार, 10 दूना 20, 20% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि डी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त चित्र द्वारा दर्शाया गया है। डी की बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। तब 2014 में कारों के उत्पादन के एंगल पूछा है, 2014 का एंगल पूछा है। दोस्तों अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री ये सब मिला के बनाएंगे, लेकिन उसमें से केवल वो 25 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ इन सबका टोटल अगर हम देखें तो ये दोनों मिला के हो गए 70 और 40 110 और ये हो गया 90, 110 और 90 200। तो 200 में से वो पूछ रहा है कितने का, 25 का, और कितने डिग्री में पूछ रहा है, 360 डिग्री में पूछ रहा है। तो 25 से ये कटेगा 8 बार और अगर मैं 8 का भाग इसमें देता हूं तो 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। दोस्तों 200 ये पूरा है, 200 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 360 डिग्री को कर रहा है और वो हमसे केवल 25 की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री बटा 200 गुना 25, तो 25 से कट जाएगा 8 बार और ये आ जाएगा 45 डिग्री। चलो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट का। इन्होंने कहा है कि 2015 में ए प्रकार की, 2015 में ए प्रकार की और 2014 में बी प्रकार की, तो ये कुल एक साथ उत्पादन। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 2017 में सी प्रकार की, 2017 में सी प्रकार की और 2018 में ई प्रकार की, 2018 में ई प्रकार की के साथ अनुपात क्या है। दोस्तों अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो ये 104 हो रहा है और अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो ये 117 होता है। इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो 13 से अगर हम देखें तो ये 8 बार कट रहा है, 13 से ये 9 बार कट रहे हैं, 8:9 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपने इस सवाल से जरूर कुछ सीखा होगा। इस सीरीज में आपको कुछ नई लर्निंग जरूर मिली होंगी, किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन करना चाहिए ना। लगभग ये आपका 43 मिनट का वीडियो बन गया है जो मैंने आप लोगों को डिटेल एनालिसिस के साथ में बताया। एग्जाम में जब हम इन क्वेश्चन को करते हैं तो इन 25 क्वेश्चन को करने में दोस्तों हमें मैक्सिमम 15-16 मिनट लगने चाहिए थे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था इन क्वेश्चन को करने में। 15 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो आप लोगों को अपनी स्पीड के ऊपर काम करना है, कौन सी चीजें जो आप गलत कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शन यूज कर सकते थे आपने नहीं किए, इन्हीं बातों को तो हमें सीखना है। चलो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली सीरीज के अंदर। थैंक यू वेरी मच।